इट इज़ डे 3 ऑफ फिगर ऑफ स्पीच सीरीज़। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, जहाँ पर भी लिटरेचर पूछी जाती है और लिटरेचर पूछी जाएगी तो फिगर ऑफ स्पीच की भी बात यहाँ की जाती है। तो इन सब की तैयारी के लिए हमें प्रीवियस ईयर देखने को मिलता है, और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस मैं यहाँ आपके लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से लेकर आई हूँ। इंग्लिश लिटरेचर की ये बुक है, और यहाँ से आज का हमारा थर्ड डे और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा है कि आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो। अब इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलता है? लाइटोट्स देखने को मिलता है, पन देखने को मिलता है, पैथेटिक फैलेसी देखने को मिलता है, या यूनिंडो देखने के लिए मिलता है, इन्यूनिंडो देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर हमारा जो लाइटोट्स है, लाइटोट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कोई पॉजिटिव सेंटेंस होगा मगर वो नॉट के साथ होगा। फॉर एग्जांपल, नॉट अ गुड बॉय, तो नॉट अ गुड बॉय इट मीन्स बैड बॉय, तो वहाँ तो लाइटोट्स हमें देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि नेगेटिव और पॉजिटिव साथ में देखने के लिए मिले तो नेगेटिव हो जाए, है ना। पैथेटिक फैलेसी कहीं ना कहीं नेचर के सैडनेस को दिखाती है, वो बात भी यहाँ पर नहीं है। पन दोहरे अर्थ को दिखाती है, वो भी यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच हमें देखने के लिए मिलता है वो यूनेंडो मिलता है। अब इन्यूंडो क्या है ना, इन्यूंडो क्या है? ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, दिस फिगर ऑफ स्पीच हेयर इन्यूंडो इज अ सबटल और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। सबटल मतलब सूक्ष्म, बहुत ही छोटा, और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। डायरेक्ट किसी बात को नहीं कहा है, इनडायरेक्ट कहा है अबाउट अ पर्सन, चाहे वो किसी पर्सन के बारे में हो, थिंग के बारे में हो, यूजुअली ऑफ ए सेलेसियस। और ये जो बात कही जाती है वो किस तरीके में कही जाती है? अक्सर वो कहीं ना कहीं सेलेसियस होती है, अय्यासी से भरी हुई, क्रिटिकल और डिस्पैरेजिंग, घृणात्मक नेचर की होती है ना, क्रिटिकल, कटाक्ष करने वाली होती है। तो ये इन्यूंडो में होता है, ठीक है। इंसिनुएशन, कटाक्ष इसको बोलते हैं हम। तो यहाँ पर ये जो लिखा है आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो, है ना। अब कहीं ना कहीं ये जो वर्ड है, क्या लाइट ब्लू कार, ये किसी और चीज़ को यहाँ पे रेफ़र करने की बात कह रहा है, ठीक है। किसी और चीज़ को यहाँ पर रेफ़र करने की बात कह रहा है। मैंने इसको बहुत सर्च किया कि ये लाइट ब्लू कार के, क्योंकि अब पता नहीं ये कहाँ पर, किस स्टेटमेंट में, किस पोइट्री में, या कहाँ किसी कहानी में ये वहाँ पे मतलब एग्जिट करता होगा और यहाँ पर पूछ लिया है ना। अब लिटरेचर तो इतना वास्ट है, मुझे तो नहीं पता कि ये किस लाइन, ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है, ठीक है। तो है ना, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ और मीनिंग है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बात करूँ, सपोज़ कि मैं बहुत बीमार हूँ और मैं कह रही हूँ कि आई डू नॉट वांट टू गो टू हॉस्पिटल, है ना। तो इट मीन्स व्हाट, मेरा कहने का मतलब ये है, बीमारी में तो सब हॉस्पिटल जाते ही हैं और वहाँ पे इलाज करा के ठीक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मेरी थिंकिंग और मेरे माइंड में यही है कि अगर मैं हॉस्पिटल जाऊँगी तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी, है ना। तो यहाँ पे मतलब इनडायरेक्टली मैं यही बात कहना चाहती हूँ जब मैं ये कह रही हूँ कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती था, ठीक है। चलिए, होप करती हूँ ये समझ में आया होगा आपको, और आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि डस्ट डाउ नॉट सी माई बेबी एट माई ब्रेस्ट डैट सक्स द नर्स अस्लीप। अब व्हाट लिंग्विस्टिक डिवाइस मतलब फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हेयर? एल्यूजन, सिमली, मेटाफर और फॉरशैडोइंग, ठीक है। तो सिमली फिगर ऑफ स्पीच हमें एज और लाइक देखने के लिए मिल जाता है, जो हमें कहीं भी यहाँ नहीं दिखता, तो ये तो कट जाएगा। क्या कोई ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात हुई है जहाँ से भ्रम दिखाई देखने को मिलता है? तो ऐसा भी नहीं है। फॉरशैडोइंग भी यहाँ पे नहीं है। फॉरशैडोइंग पिछली बात को बताता है। ये जो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ देखने के लिए हमें मिलता है, इट इज़ मेटाफर। फिगर ऑफ स्पीच यहाँ हमें मेटाफर देखने के लिए मिलता है। तो वो लिखा है
डस्ट दाउ नॉट सी माई बेबी, कि क्या तुम नहीं देखते मेरे मेरे बच्चे को, मेरी बेबी को, एट माई ब्रेस्ट, है ना, कि मतलब मेरी गोदी में। डैट सक्स, जो कि सक कर रहा है, पी रहा है, चूस रहा है, किसको? द नर्स, है ना, एस्लीप, लेटे हुए हैं। पर यहाँ पे द नर्स कहने से मतलब किसी और चीज़ को रेफर कर रहा है। द नर्स, नर्स को वो नहीं शक करने का काम कर रहा, ठीक है, क्योंकि जो बच्चा है तो वो जो शक करेगा वो किसको शक करेगा? माता है, स्तनपान कराती हैं, तो अब आप समझ गए। तो इसलिए यहाँ जो एक चीज़ को कोई दूसरी चीज़ के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप कहते हैं ना कि कैमल इज़ द सिप ऑफ डेजर्ट, तो कैमल क्या है? सिप है ना। यहाँ पे इम्प्लाइड सिमली देखने को मिलती है। सो द नर्स मीन्स द ब्रेस्ट, क्योंकि सक करने का काम, चूसने का काम वो किसको कर रहा है? ब्रेस्ट को ही कर रहा है ना। सो हेयर फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर क्लियरली यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, और लिखा है कि मेटाफर तो है। मेटाफर क्या है? अ वर्ड एज एक्सपीरियंस दैट इन लिटरल यूजेस डिनोट्स वन काइंड ऑफ थिंग, एक तरह की चीज़ को, इज अप्लाइड टू अ डिस्टिंक्टली डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, है ना, विदाउट असर्टिंग अ कंपेरिजन, बिना किसी कंपेरिजन किए उसी को अप्लाइड कर देते हैं राइटर, उसी को मान लेते हैं वही चीज़। तो ये यहाँ पर हमें मेटाफर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट बड़ा ही अच्छा फिगर ऑफ स्पीच लिखा है, ब्रूटस पीस काउंट द क्लॉक, कैसियस द क्लॉक हैज स्ट्रकन 3। दिस एग्जाम्पल फॉर कैकोफोनी, फ्री वर्स, एनाक्रोनिज्म या फिर एलिजी। तो भाई बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, एमपी पीजीटी में यहाँ पे दिया हुआ है कि पूछा है, मगर ये कई बार पूछा है। और तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है, कैकोफोनी भी नहीं है। कैकोफोनी वन वर्ड में हमें देखने के मिलता है, जिसकी साउंड बैड है, हर्ष साउंड है, कैकोफोनी कहा जाता है। फ्री वर्ड्स तो राइम वगैरह से परे है, पर ये तो ब्लैंक वर्ड्स में लिखे हुए हैं, है ना। और ब्लैंक वर्ड्स भी नहीं है, आई एम सॉरी। और यहाँ पे एलिजी भी नहीं है। यहाँ जो डिस्कस किया है वो एनाक्रोनिज्म को किया है। एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म, है ना। देखो जहाँ पर CHRO, ये क्रो आपको देखने को मिल जाए, है ना। तो क्रॉनिकल, जैसे आपने देखा है क्रॉनिकल, तो वो क्या है? समय से संबंधित। तो ये एनाक्रोनिज्म है, ये भी समय से संबंधित है। तो यहाँ पर बात की गई है द क्लॉज हैज स्ट्रिकन 3, घड़ी ने 3 बजाई। पर यहाँ पर जो बात है वो ये है, ये एनाक्रोनिज्म इसलिए है क्योंकि जिस ज़माने में शेक्सपियर ने ये बात लिखी है, उस ज़माने में ना तो वो क्लॉक हुआ करती थी, ना ही वो स्ट्राइक किया करती थी, 3 बजाया करती थी। मगर फिर भी ये समय से भी आगे बढ़कर, है ना, समय से परे ये बात उन्होंने यहाँ पर डिस्कस करने का काम किया है। दैट्स वाई ये एनाक्रोनिज्म है। एक तो एनाक्रोनिज्म का यही उदाहरण मिलता है, और कई सारे उदाहरण मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है, एन एनाक्रोनिज्म इज़ अ पर्सन और अ थिंग प्लेस्ड इन अ रॉन्ग टाइम पीरियड। एक गलत समय पर वो प्लेस किए गए हैं। गलत समय पर क्यों? क्योंकि उस ज़माने में तो वो थे ही नहीं, उनका वो मतलब उनका एग्जिस्टेंस भी नहीं था। इट इज़ समटाइम्स आउटवेटेड बाय द राइटर्स डिज़ायर टू कनेक्ट विद अ पॉपुलर ऑडियंस, है ना। तो ये क्या था, कभी कभार जो आउटवेटेड मतलब भार से भी बाहर निकल जाते थे, आउटवेटेड बाय द राइटर्स डिज़ायर, और क्या करने के लिए? कनेक्ट करने के लिए विद अ पॉपुलर ऑडियंस। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट हिस्टोरिकली accurate for Cassius or ancient Roman in Shakespeare's play Julius Caesar to say the clock has struck 3, है ना। क्यों? क्योंकि जो मशीन है, मॉडर्न मशीन है, क्लॉक मशीन जो है, वो तो उस समय एग्जिस्ट नहीं करती थी, वर नॉट इन्वेंटेड अंटिल मैनी हंड्रेड्स ऑफ ईयर लेटर। जबकि उसके बाद में ये जो है बनी है,
है ना, उसके बाद में ये बनी है। हाउएवर इट प्रोबेबली हेल्प्ड शेक्सपियर्स ऑडियंस अंडरस्टैंड द सीन, मगर फिर भी ये क्या करती है, ये शेक्सपियर की जो ऑडियंस है उसको उस सीन को अंडरस्टैंड करने में इस बात को वो समझाते हैं। इसी तरह से एक यूनिवर्सिटी का भी जिक्र आता है, वो भी हेमलेट में है। वो उस वक्त एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, मगर फिर उसके बाद वो उसका अस्तित्व था। ठीक है, तो वो भी एनाक्रोनिज्म में चला जाएगा। और देखिए हम लोग तो हम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह से हिंदी साहित्य में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उस वक्त वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती थी नहीं, मगर उनका बाद में देखने को मिला, है ना। रामायण महाभारत से भी बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये था नहीं, और था या नहीं था क्या पता हमें। ठीक है, तो इस तरह की बात है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइस डिस्क्राइब्स द यूजर्स सॉर्बिड बून इन वर्ड्सवर्थ सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो वर्ड्सवर्थ का सोनेट है ये, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। यहाँ पर एक वर्ड कहा है क्या, सॉर्बिड बून, बस पूरी लाइन में से उन्होंने ये ही वर्ड कह दिया। अब इसी वर्ड के अंदर, इन वर्ड्स के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आपको दिखाई दे रहा है? मेटानमी है, काइस्मस है, ऑक्सीमोरन है, या सिमली है। सॉर्बिड मतलब घिनौना, बून मतलब वरदान, आशीर्वाद, है ना। अगर आशीर्वाद है कोई चीज़ तो वो तो अच्छी होगी, बुरी क्यों होगी? अगर बुरी है तो फिर वो आशीर्वाद क्यों होगी? ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के मिल रहा है? यहाँ पे आपको सीधा सीधा आपको ऑक्सीमोरन देखने के लिए मिल रहा है। तो इन द गिवन वर्ड सॉर्डेड बून represent the sense of oxymoron. Both words sordid and boon are contrary to each other. Sordid means dirty and boon means blessing, bonus. Hence the words sordid boon represent oxymoron figure of speech. So oxymoron is a figure of speech in which two opposite ideas are joined to create an effect. ठीक है, दो अपोजिट आइडियाज एक साथ रख दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिगरेटिव लैंग्वेज यूज्ड बाय लैम्ब व्हेन ही राइट्स आई हैड मोर प्लेजर इन दीज बिजी आइडल डाइवर्जन। तो कौन सा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, एंटीथेसिस, सिनकडकी, मेटाफर या फिर ऑक्सीमोरन। जो हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, आई हैड मोर प्लेजर, बड़ा मुझे आनंद है, खुश है, इन बिजी आइडल। बिजी और आइडल मतलब बिजी मतलब कार्यरत, आइडल मतलब आलसी, कार्यरत आलसी डाइवर्जन में। तो अगेंस्ट दोनों जो वर्ड हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं और एक साथ रखे हुए हैं, इसलिए ऑक्सीमोरन है। अगर एक साथ नहीं रखे होते तो ये एंटीथेसिस भी हो सकते थे। तो ऑक्सीमोरन, then Lamb writes I had more pleasure in these busy idle diversion. He used oxymoron because in the given line used two contrary words busy idle together. ठीक है, तो इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन है। देखिए नेक्स्ट लिखा है क्या, लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन कि फॉर ब्रूटस एज यू नो वॉज सीजर्स एंजल, जज ओ यू गॉड how dearly Caesar loved him. This was the most unkindest cut of all, Julius Caesar. ठीक है, which is the literary device that runs along these lines? Parody, apostrophe, oxymoron या metaphor? क्या कुछ ऐसे ऑक्सीमोरन के अभी हमने एग्जाम्पल देखे हैं? क्या कुछ ऐसी बात यहाँ पे है? दो अपोजिट वर्ड एक साथ हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है, ऑक्सीमोरन नहीं है। पैरोडी हम कहते हैं किसको? पैरोडी हम कहते हैं छंद शास्त्र को, सॉरी वो प्रोसोडी है। पैरोडी मॉक को है, जैसे मॉकिंग करना है, पैरोडी करना है ना, तो वो भी नहीं है, ये लिटरेरी टर्म है, ये फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। यहाँ पर मेटाफर किसको, कोई क्या इनडायरेक्ट यहाँ पे इम्प्लाइड सिमली है
यहाँ पे इम्प्लाइड सिम्बली भी नहीं है। ये जो हमें लग रहा है कि एपोस्ट्रोफी है, और एपोस्ट्रोफे ओ यू गॉड्स, किसी चीज़ को एड्रेस करने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। ठीक है, तो इस लाइन में आपको देखने के मिलता है एपोस्ट्रोफी। लिखा है दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय मार्कस एंटोनियस in Shakespeare's play Julius Caesar, Act 3, Scene 2. In these lines, Shakespeare used apostrophe. It is a kind of figure of speech that takes punctuation mark and sometimes diacritical mark. इसीलिए जो हमारा एपोस्ट्रोफी है ये करेक्ट ऑप्शन है। होप करती हूँ ये आपको अच्छा लगा है। लाइक से सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।